हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बगैर किसी देरी के ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक टेबल पर बैठकर 3 लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक मेल लीड, एक फीमेल लीड और एक मेल लीड की बहन है। जहाँ मेल लीड की बहन फीमेल लीड से कहती है कि वेन्यूरू, तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक तुम्हारा कोई बेबी नहीं है, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि अभी हमें बच्चों के बारे में ख्याल छोड़ देना चाहिए। जिसपे उनकी बहन उनसे कहती है कि अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो तुम साइड हो जाओ और किसी दूसरे को मौका दो। जिसपे वो कहती है कि अभी तुम्हें अपना काम करना चाहिए और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वेन्यूरी अपने बेडरूम में एक अच्छी सी नाइट ड्रेस पहनकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर मेल लीड मिस्टर जिनशन आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरीके के कपड़े पहनने का क्या मतलब है। जिसपे वो उनसे कहती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम हमारी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गई हो? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है कि तुम मेरी मॉम के मेडिकल बिल्स को सेटल करोगे और मैं तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही हमारे बीच में किसी तरीके का कोई प्यार होगा। जिसपे वो कहते हैं हाँ तो फिर अब जब तुम्हें ये सब कुछ याद है तो फिर तुम मुझसे इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? जिसपे मिस वेन्यूरी उनसे कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह याद है, मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती हूँ और मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं क्या ये के बारे में कुछ पता चला? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, हमने पिछले 5 सालों के सभी रिकॉर्ड और सभी हॉस्पिटल्स में भी पता कर लिया है, मिस शैन यी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जिससे वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम अभी भी उसके बारे में पता लगाते रहो। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिनशन मिस शैन यी के साथ होते हैं, जो एग्जैक्टली मिस वेन्यूरू की जैसी ही दिखती हैं, जो उनसे कह रही होती हैं कि फ्यूचर में हम दोनों 2 बच्चे करेंगे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की होगी। लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा और लड़की बिल्कुल मेरी जैसी। जिसपे मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहोगी हम दोनों बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में देखते हैं और मिस्टर जिनशन अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम तो नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिस वेन्यूरू अपनी मॉम से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं उनके एक फ्रेंड मिस्टर सॉन्गजे ऑलरेडी मौजूद होते हैं और उन्हें देखकर मिस वेन्यूरू कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन काफी नजदीक है। जिसपे मिस्टर सॉन्गजे उनसे कहते हैं कि मेरा प्रैक्टिस अकेडमी यही नजदीक में है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो इसीलिए मैं आंटी से मिलने के लिए आ गया हूँ। जिसके बाद मिस वेन्यूरू की मॉम उनसे कहती है कि मेरा किडनी फेलियर लास्ट स्टेज पर चल रहा है, तो तुम लोगों को यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मिस वेन्यूरू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप आखिर ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हैं? आज की मेडिकल काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जिनशन की बहन वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को अपने फोन से रिकॉर्ड करने लगती है, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि तुम दिन के इस कदर उजाले में एक दूसरे आदमी से मिल रही हो, मेरे भाई के होते सर आते। जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ वो कहती है कि अब ये सब कुछ तुम मेरे भाई को एक्सप्लेन करना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस वेन्यूरी भी उनके पीछे जाना चाहती हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्गजे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास है वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे और जिन्हें तुम पर विश्वास नहीं है तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो वो विश्वास नहीं करेंगे। जिसके बाद मिस वेन्यूरू अपने घर पर चली जाती हैं और जैसे ही वो अपने बेडरूम में बैठी होती हैं, मिस्टर जिनशन वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तुम कहाँ पर गई थी? जहाँ पर मिस वेन्यूरू उन्हें बताती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी मॉम से मिलने के लिए। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं क्या तुम सच में अपनी मॉम से मिलने के लिए गई थी या फिर किसी दूसरे लड़के से मिल रही थी? जिसपे वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मैंने पिछले 5 सालों में तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था अगर तुम इतना ही ज्यादा लोनली फील कर रही हो। जिसपे वो अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिस्टर जिनशन उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वेन्यूरू सुबह के वक्त उठती हैं और अपना रात का एक फ्लैशबैक सोचने लगती हैं, जहाँ पर मिस्टर जिनशन सो रहे होते हैं और वो सोते सोते मिस यी का नाम लेते हैं, जो सुनकर उन्हें काफी बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वेन्यूरू डिनर तैयार कर मिस्टर जिनशन का
इंतजार करने लगती हैं, जहाँ पर वो उनका काफी देर इंतजार करती हैं, लगभग 5 घंटे। लेकिन मिस्टर जेसन वहाँ पर नहीं आते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती हैं कि इसका मतलब तुम यहाँ पर नहीं आओगे, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वैलेंटाइन पर मेरे साथ रहोगे। तभी हम देखते हैं मिस वेन्यूरू काफी ज्यादा रोने लगती हैं। तभी उनको अपना फोन की एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसे चेक करते हैं, मिस्टर जिनशन एक दूसरी लड़की के साथ एक होटल में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है और वो और भी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वेन्यूरू के फोन पर एक कॉल आती है जो हॉस्पिटल से होती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी मॉम की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो उन्हें फौरन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। जिसके बाद मिस वेन्यूरू फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ पर एक नर्स मौजूद होती है, जिससे मिस वेन्यूरू पूछती है कि अब मेरी मॉम की हालत कैसी है। जिसपे वो उनसे कहती है कि ये अभी के लिए स्टेबल है, लेकिन अभी तक आपकी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं हुई है, जो कि अब पूरी 500,000 हो चुकी है और अगर आपने जल्द से जल्द ये पेमेंट नहीं करी तो हमें आपकी मॉम का ट्रीटमेंट रोकना पड़ेगा। जिसको वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। जिसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन को कॉल करती है, लेकिन उनका कॉल वही लड़की अटेंड करती है जिसके साथ उन्होंने मिस्टर जिनशन की फोटो देखी थी। और वो जैसे ही कॉल उठाती है, वो उनसे कह देती है कि मिस्टर जिनशन अभी सो रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और मिस वेन्यूरू को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्गजे वहाँ पर आ जाते हैं और मिस वेन्यूरू से पूछते हैं कि अब आंटी की तबीयत कैसी है। जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला। जिसपे मिस्टर सॉन्गजे उनसे कहते हैं कि मेरे पास नर्स की कॉल आई थी, पर जैसे ही उसने मुझे आंटी की तबीयत के बारे में बताया, मैं फौरन ही यहाँ पर आ गया हूँ। जिसपे वो उन्हें बताती है कि अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है और वो स्टेबल है, लेकिन मैं मेडिकल एक्सपेंसेस ये अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इनकी पेमेंट के लिए $500,000 पे करने हैं। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम मुझे ये वापस कर सकती हो। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ वो उनको एक डिवोर्स पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसे साइन करो और लू फैमिली से निकल जाओ। जिसपे वो कहती है लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें क्या लगा, क्या मुझे तुम्हारे और सॉन्गजे के बारे जो कुछ चल रहा है क्या वो मुझे नहीं पता चलेगा। जिसपे वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे और सॉन्गजे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मेरी बात एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। जिससे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम बस इस पे साइन करो और फौरन ही यहाँ से चली जाओ। जहाँ वो अपनी बात को काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन मिस्टर जिनशन उनकी कोई बात नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन के असिस्टेंट कैबिन में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस सॉन्ग यी के बारे में कुछ खबर मिली है। जिसे सुनकर मिस्टर जिनशन फौरन ही उनके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद मिस वेन्यूरू भी बाहर आ जाती है, जहाँ पर उन्हें मिस्टर सॉन्गजे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया था। जिससे वो उन्हें बताती है कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। जहाँ मिस्टर सॉन्गजे उनसे कहते हैं कि डिवोर्स इतनी भी बुरी चीज नहीं है, अगर तुम्हें वो डिवोर्स देना चाहता है तो तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। जिसमें मिस्टर सॉन्गजे उनसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस वेन्यूरू अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं करी है, मैं तुमसे सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन के कैबिन में एंट्री करने ही वाली होती है। तभी उन्हें बाहर से ही आवाज सुनाई देती है, जहाँ उनके असिस्टेंट मिस्टर जिनशन से कह रहे होते हैं कि अगर मिस शेन ये वापस आ गई तो फिर तुम्हारी वाइफ का क्या होगा। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उससे इसीलिए शादी करी है क्योंकि वो मिस शेन ये जैसी दिखती है, वरना तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करता। जिसके बाद मिस वेन्यूरू अंदर जाती है और उनसे कहती है कि सच में तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करी है क्योंकि मैं शेन यही जैसी दिखती हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ही ज्यादा वर्थलेस हूँ? जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, तुम इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं शाम को वापस आऊँ तो मुझे ये डिवोर्स पेपर साइन मिलने चाहिए। तभी
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वैन यूरो एक बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ पर उनके साथ मिस्टर सोंगजे भी मौजूद होते हैं। तभी मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वो उन्हें बताते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मुझे अब्रॉड में एक डॉक्टर मिला है जो आंटी की ट्रीटमेंट कर सकता है और उनकी बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो और हम वहाँ जाकर आंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिसके बाद वो उनसे कहती है कि सच में ऐसा हो सकता है? जिसपे वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। जिसपे वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वैन यूरो अपने घर पर अपना सामान पैक कर रही होती है और जैसे ही वो अपने कपड़े कबर्ड से बाहर निकालती है तभी साथ में एक रिंग भी गिरती है, जिसे उठाकर वो देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये रिंग तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी है, शायद मिस्टर लू जिनशेन ने इसे घुमा दी होगी, इसीलिए वो रिंग उठाती है और टेबल पर रख देती है। जिसके बाद वो अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जिनशेन वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही वो रिंग देखते हैं वो उसे उठाकर देखने लगते हैं और फ्लैशबैक सोचने लगते हैं, जहाँ पर मिस शेन यी ने उन्हें वो मैचिंग रिंग दी थी और कहा था कि ये रिंग हमारे प्यार की निशानी है और एक दिन हम दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं कि मिस्टर जिनशेन सोच रहे होते हैं कि आखिर ये रिंग यहाँ पर कैसे आई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस वैन यूरो अब्रॉड जाने के लिए तैयार होती है, यहाँ पर मिस्टर सोंगजे भी उनके साथ होते हैं, जो उनसे कहते हैं क्या अब हम लोग चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जिनशेन की कॉल उनके पास आती है और वो उनको फोन करते ही सीधे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, अभी के अभी वापस आओ। लेकिन मिस्टर सोंगजे उनके हाथ से फोन ले लेते हैं और मिस्टर जिनशेन से कहते हैं कि उसकी लोकेशन से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि तुम ये जानो कि वो कहाँ पर है और तुम उसके लायक नहीं हो। जिसके बाद वो उनकी कॉल कट कर देते हैं और मिस वैन यूरो से कहते हैं कि इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वरना तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जिससे मिस वैन यूरो कहती है कि हाँ ठीक है और वो उनके साथ चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था वो तुम अभी तक क्यों नहीं लेकर आए हो। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। और थोड़ी ही देर में असिस्टेंट उनके पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि 5 साल पहले मिस शेन यी नाम को इस्तेमाल किया करती थी और हमें ये भी पता चला है कि 5 साल पहले उस आग में मिस वैन यूरो भी थी। जिससे वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि मिस वैन यूरो ही मिस शेन यी हो और अगर ऐसा हुआ तो ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात हो जाएगी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ जाकर अभी के अभी पता लगाओ कि मिस वैन यूरो कहाँ पर है। जिसके बाद असिस्टेंट जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आकर उनसे कहता है कि हमें पता चल गया है कि मिस वैन यूरो कहाँ पर है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि अभी 10 मिनट पहले मिस वैन यूरो अब्रॉड के लिए निकल गई है मिस्टर सोंगजे के साथ। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी के अभी किसी को उसके पीछे भेजो और मेरा उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस वैन यूरो अब्रॉड पहुँच जाती है। तभी मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारा फेस इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहा है। जिसपे वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या सच में मेरे फेस से ऐसा लग रहा है। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, इस बात को नोटिस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो। जिसपे वो कहती हैं कि हाँ पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, शायद कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हमें तुम्हारी मॉम के इलाज पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और एक फ्रेश शुरुआत करते हैं और तुम्हारी मॉम का अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हैं। जिसपे मिस वैन यूरो उनसे कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, पहले हम लोग एक होटल में स्टे करेंगे, जिसके बाद हम तुम्हारी मॉम को लेकर हॉस्पिटल चलेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना में हम देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि पिछले 3 दिन से तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिसे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। जिसपे उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जिसपे वो कहते हैं कि जल्दी बताओ। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि हमें पता चला है कि मिस वैन यूरो जिस दिन अब्रॉड गई थी उसी दिन वो अपनी मॉम को लेकर एक हॉस्पिटल विजिट भी किया था, तो शायद वो जरूर अपनी मॉम के इलाज के लिए ही अब्रॉड गई होंगी। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है, वो जिस भी हॉस्पिटल में गई है और जिस मेडिकल टीम से मिलने वाली है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ, कुछ भी हो जाए मुझे वो लोग यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशेन के पास में सूचियान, वही लड़की जिसका फोटो मिस वैन यूरो ने उनके साथ देखा था, उन्हें कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मुझसे आकर मिलो। जिसपे वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसपे वो उनसे कहती है कि अगर तुम मुझसे आकर नहीं मिलो तो मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम खत्म कर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जिसके बाद इवनिंग में मिस्टर जिनशन उनसे मिलने के लिए एक बार में जाते हैं, जहाँ पर वो उनके पास एक ड्रिंक का ग्लास लेकर आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ किसी लड़की के साथ भाग गई है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने
बताई, जिसपे उन्हें कहते हैं कि मैंने किसी रिच बॉय से ये बात सुनी थी, जिसपे वो कहते हैं कि छोड़ो, आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, लीजिए ये ड्रिंक और मेरे साथ ड्रिंक कीजिए। जिसके बाद मिस्टर जिनशन एक फ्लैशबैक सोचने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर जिनशन एक क्लाइंट के साथ अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो क्लाइंट उनसे कहता है कि अगर हमारी ये डील पूरी हो गई तो इसीलिए आपको ये ड्रिंक हमारे साथ करनी होगी। तभी मिस वेन यूरी उनके हाथ से ग्लास ले लेती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड का स्टमक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके बदले ये ड्रिंक मैं लेना चाहूंगी। जिसपे वो क्लाइंट कहता है कि मिस्टर जिनशन, आपकी वाइफ काफी ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छे नसीब है आपका जो आपकी वाइफ इतनी ज्यादा काइंड है। जिसके बाद जो उनके साथ ड्रिंक करने लगती हैं। तभी हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं मिस्टर जिनशन मिस सूटियान के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और मिस सूटियान उन्हें होटल रूम में लेकर जाती हैं, जहाँ पर मिस्टर जिनशन काफी ज्यादा बेहोश पड़े होते हैं और वो उनके पास बैठकर उनसे पूछती हैं क्या तुम सो गए हो, जहाँ मिस्टर जिनशन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी मिस सूटियान सोचने लगती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका है मेरे लिए, मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। जिसके बाद वो मिस्टर जिनशन की शर्ट के बटन खोलने लगती हैं। तभी मिस्टर जिनशन उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो कहती हैं कि कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि सच में तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही थी और इसीलिए तुम मेरे कपड़े उतार रही थी। जिसके बाद वो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। जिससे मिस्टर जिनशन कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम थोड़ी बहुत मिस शेन यी की जैसी दिखती हो और इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है। जिसपे मिस सूटियान उनसे कहती है कि सच में मैं मिस शी के जैसी इतनी ज्यादा दिखती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि सिर्फ 50% तुम उसके जैसी दिखती हो, बल्कि मुझे पूरी 100% चाहिए। जिसपे वो कहती है कि ठीक है, मैं अपना 100% दूंगी और अपना बेस्ट करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन मिस वेन यूरी को याद करने लगते हैं और जैसे ही वो उन्हें कॉल करते हैं उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके बाद वो कॉल कट करने के बाद अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आखिर कब ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर वापस आओगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वेन यूरी डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आखिर मैं कब अपनी मॉम को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा सकती हूँ। जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि जिस मेडिकल टीम ढूंढते हुए आप यहाँ पर आई थी वो मेडिकल टीम अब यहाँ पर नहीं है। जिसपे मिस वेन यूरी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और वो टीम आखिर कहाँ गई। जिसपे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चाइना के एक बिजनेसमैन ने उस मेडिकल टीम को चाइना बुला लिया है और अगर आपको अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराना है तो आपको भी चाइना जाकर उस पर्सन को ढूंढना चाहिए। जिसपे मिस वेन यूरी कहती है कि आखिर इतने बड़े चाइना में मैं उस इंसान को कैसे ढूंढूंगी। जिसपे डॉक्टर उनसे कहता है कि मेरे पास एक क्लू है, ये लीजिए, ये उनका बिजनेस कार्ड है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर उनके बारे में पता लगा सकती है। और जैसे ही वो बिजनेस कार्ड देखती है वो मिस्टर लू जी शेन का होता है, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा शौक लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वेन यूरी हॉस्पिटल से बाहर आकर मिस्टर जिनशन से कांटेक्ट करते हैं और जैसे ही वो उनकी कॉल पिकअप करते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। जिसपे मिस वेन यूरी उनसे कहती हैं कि मिस्टर लू जिनशन आखिर ऐसा क्यों। जिसपे वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, बस मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। जिसपे वो कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से वो मेडिकल टीम इकट्ठी करी थी अपनी मॉम का इलाज करने के लिए, तो तुम ऐसे कैसे उन्हें अपने पास बुला सकते हो, ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर वापस लाने के लिए कर रहा हूँ और अगर तुम्हें अपनी मॉम का इलाज कराना है तो तुम्हें वापस चाइना आना होगा। जिसके बाद मैं तुम्हारी मॉम के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा और हम लोग आराम से बात भी कर सकेंगे। जिसपे वो कहती हैं कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम क्या करोगे। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अपनी मॉम को इतनी आसानी से मरने नहीं दोगे, तुम आराम से सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन यूरो मिस्टर सोंगजे के साथ बैठकर लंच कर रही होती हैं, जहाँ पर मिस्टर सोंगजे उनसे पूछते हैं कि आज सुबह तुम डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी, आखिर डॉक्टर ने क्या कहा। जहाँ पर मिस वेन यूरो उन्हें बताती है कि वहाँ पर हम जिस मेडिकल टीम से मिलने के लिए गए थे वो मेडिकल टीम अब वहाँ पर नहीं है, किसी और ने उस मेडिकल टीम को हायर कर लिया है। जिसपे मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेडिकल टीम उस हॉस्पिटल की टॉप मेडिकल टीम थी, तो ऐसे कैसे कोई और उन्हें हायर कर सकता है। जिसपे वो कहती है कि उन्हें मिस्टर लू जिनशन ने हायर करा है और अब वो चाइना चले गए हैं। जिसपे वो कहते हैं कि इंसान आखिर क्विट नहीं करने वाला है, हम जहाँ पर भी जाते हैं यहाँ पर परेशानियां खड़ी करता है। जिसपे वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। जिसपे वो कहते हैं तो फिर अब तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या मुझे दूसरी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। जहाँ पर मिस वेन यूरी कहती है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम को वापस घर लेकर जाने वाली हूँ। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो। मिस्टर जिनशन का मोटिव साफ है और वो सिर्फ तुम्हें गिव अप करवाना चाहते हैं, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है। जिसपे मिस वेन यूरी कहती है कि मुझे सब पता है, लेकिन मेरी मॉम के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरे पास इसके अलावा अभी और कोई रास्ता नहीं है। जिसपे मिस्टर सोंगजे कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं
हैं वो तीनों लोग अब्रॉड से वापस आ जाते हैं और जैसे वो एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं तभी मिस्टर जिनशन उनके लिए एक फ्लावर का बुके लेकर आते हैं और मिस वैन यूरो को देते हैं और कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, जहाँ पर मिस वैन यूरो भी उन्हें पलटकर यही जवाब देती हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अब जैसे कि तुम यहाँ पर आ गई हो तो क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। तभी मिस्टर जोंगजे बोल पड़ते हैं कि नहीं, उसे तुमसे बात नहीं करनी है और वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है, आखिर एक आउटसाइडर हो गए तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिससे वो कहते हैं कि सच में मैं एक आउटसाइडर हूँ, नहीं ऐसा नहीं है बल्कि तुम एक आउटसाइडर हो। तभी हम देखते हैं मिस वैन यूरो उनसे कहती हैं कि तुम मेरी मॉम को लेकर गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मुझे इससे बात करने की जरूरत है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस वैन यूरो उनसे कहती है कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर पास में ही एक कैफे है, हम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस कैफे में जाकर बैठ जाते हैं और मिस वैन यूरो उनसे पूछती हैं कि हाँ अब बताओ तुम आखिर क्या बात करना चाहते हो। तभी मिस्टर जिनशन उन्हें वही रिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रिंग देखो, क्या तुम्हें इस रिंग को देखकर कुछ याद आ रहा है। जिसे के बाद वो रिंग देखती हैं और कहती हैं कि हाँ ये वही रिंग है, जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी तो ये मेरी पॉकेट में से गिरी थी। इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि इसके अलावा तुम्हें और कुछ याद है। जिसपे मिस वैन यूरो उनसे कहती हैं कि मुझे आखिर और क्या याद होना चाहिए और वो रिंग उन्हें वापस कर देती हैं और कहती हैं क्या ये रिंग तुमने मेरे कपड़ों में गुमा नहीं देती तो मैं इसके बारे में और क्या याद कर सकती हूँ। जिसके बाद मिस वैन यूरो उनसे कहती हैं कि तुम ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मिस शेन यू को ढूंढ नहीं पाए हैं और तुम चाहते हो कि मैं अभी भी उसके बदले में उसकी शैडो बनकर तुम्हारे साथ रहूं। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे अपना लेफ्ट हैंड दिखाओ। जिसके बाद वो जबरदस्ती उनके हाथ में वो रिंग पहना देते हैं, जहाँ मिस वैन यूरो उनसे कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और मेरे हाथ में रिंग क्यों पहना रहे हो। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं क्योंकि ये रिंग तुमसे ही बिलोंग करती है और ये तुम्हारी ही रिंग है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। जिसके बाद मिस वैन यूरो सोचने लगती है पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले साउथ सिटी टावर में आग लग गई थी, आखिर तुम वहाँ से कैसे बाहर निकली। और जैसे ही मिस्टर जिनशन ये बात कहते हैं तभी मिस वैन यूरो को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और काफी शोर शराबा, जिसकी वजह से उनका सर में दर्द होने लगता है और उनके हाथ से टी गिर जाती है। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें पानी पीने के लिए देते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी के लिए तुम काम डाउन हो जाओ और क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आऊँ। जहाँ पर वो उनसे कहती हैं कि नहीं आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर सोंगजे को कॉल कर लूंगी, वो मुझे पिक कर लेंगे। जिसपे मिस्टर जिनशन कहते हैं क्या तुम्हें सोंगजे पे इतना ज्यादा भरोसा है। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे उस पे पूरा भरोसा है, आखिरकार उसने हमेशा मेरा इतना ज्यादा साथ दिया है और इस तरीके से मुझे कभी बीच में छोड़कर नहीं चला गया है। जिसके बाद मिस वैन यूरो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी बहन ऑलरेडी मौजूद होती है। जिन्हें देखकर मिस्टर जिनशन कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मेरा जब चाहे मन करेगा मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, जब वैन यूरो यहाँ पर थी तो तुम मुझे यहाँ पर आना अलाउ नहीं करते थे, अब जैसे कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो क्या मेरा अभी भी यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि वैन यूरो यहाँ पर हो या ना हो तुम्हारा कभी भी यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि सच में तुम्हें वो अब पसंद आने लगी है, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि तुम उसे पसंद करने लगे हो और अगर ऐसा है तो फिर सूर्यान का क्या होगा। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम एक बार उसे एक नाइट क्लब से लेकर आए थे और जिसके बाद तुम उसी के साथ रहा करते थे, तो क्या अब वो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे उसके बारे में किसी और को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और अब वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनसे कहती है कि तुम मिस्टर वैन यूरो को उसके ऊपर चूज कर रहे हो, मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हें इस बात को लेकर जरूर रिग्रेट होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस वैन यूरो हॉस्पिटल में होती हैं और डॉक्टर से कहती हैं कि मेरी मॉम की हालत अब कैसी है। जहाँ पर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ उन्हें जिंदा रखा हुआ है लेकिन उनकी ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनकी लाइफ काफी ज्यादा रिस्क में है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जिसके बाद मिस वैन यूरो भी अपने घर पर आ जाती हैं और वो सोचने लगती हैं जब मिस्टर जिनशन ने उनसे कहा था कि तुम वापस आ जाओ, जिसके बाद तुम्हारी मॉम के इलाज का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। तभी वो मिस्टर जिनशन को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुमने कहा था कि अगर मैं वापस आ जाऊंगी तो तुम मेरी मॉम के ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव का ध्यान रखोगे, क्या वो बात अभी भी है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, एक काम करो तुम कल वापस घर पर आ जाओ और हम दोनों पहले की तरह एक साथ रहेंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवा दूंगा। जिसपे वो कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ आकर वापस रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तो
सिर्फ चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से एक साथ रहें और एक नई शुरुआत करें। क्या तुम मुझे ये एक मौका देना चाहोगी? जिसके बाद मिस वेन्यूरू कहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस वेन्यूरू उनके घर पर पहुंचती हैं, जहाँ पर मिस्टर जिनशन ऑलरेडी मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स कट कर कर रखे हैं, लो तुम इन्हें खाओ। जिसके पे मिस वेन्यूरू उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आज तुम काम से वापस कैसे आ गए इतनी जल्दी? जिस पे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आने वाली थी, इसीलिए आज मैं काम से जल्दी वापस आ गया हूँ, सिर्फ तुम्हें वेलकम करने के लिए। लाओ ये बैग तुम मुझे दे दो और जाकर ही फ्रूट्स खाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस वेन्यूरू सोचने लगती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। जिसके बाद मिस्टर जिनशन वापस आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम जल्दी से ये फ्रूट्स खा लो। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करा रखी है, हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। जिसपे मिस वेन्यूरू कहती है कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आके रहूँ, तो यही बहुत है, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि रहने दो, अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना बना देता हूँ। और वो उनके लिए काफी सारी डिशेस बनाकर तैयार कर देते हैं, लेकिन मिस वेन्यूरू उसमें से कुछ भी नहीं खाती और कहती है कि मुझे भूख नहीं है, ये सब कुछ तुम खुद खा सकते हो, और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसपे मिस्टर जिनशन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और काफी सैड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन का बर्थडे केक सामने टेबल पर रखा होता है और वो उस केक को देख रहे होते हैं। तभी वो अपना एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ पर मिस वेन्यूरू उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं और उनके लिए एक केक भी लाई होती है। तभी वो उनसे उनके ट्रेडिशनल बर्थडे नूडल खाने के लिए कहती हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें नूडल्स नहीं खाने हैं तो तुम विश कर केक कट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कैंडल्स लेकर आती हूँ। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास क्या कुछ और काम नहीं है कि तुम हमेशा ही ऐसे फालतू के काम करती रहती हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी प्रेजेंट डे पे हम देखते हैं मिस्टर जिनशन केक के सामने बैठे होते हैं और काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस वेन्यूरू मिस्टर सोंगजे के साथ बैठी होती है, जहाँ पर मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि आंटी ने मुझे बताया है कि तुम वापस से लू फैमिली में शिफ्ट हो गई हो। जहाँ पर वो कहती हैं कि हाँ ऐसा ही है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि सच में तुम उसके साथ दोबारा से रहना चाहती हो, उस इंसान ने जिसने तुम्हें इतना ज्यादा दुख दिया है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा टफ है और वो कुछ भी कर सकता है और मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए अभी उसकी जरूरत है, तो इसीलिए मैं उसके साथ शिफ्ट हुई हूँ। जिसपे वो कहते हैं, जिसपे मिस्टर सोंगजे कहते हैं इसका मतलब तुमने अपनी मॉम के लिए सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है और इसीलिए उसके साथ रह रही हो। जिसपे मिस वेन्यूरू कहती है कि हाँ ऐसा कह सकते हैं। तभी मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि आखिर तुम अपने पास्ट को भूल क्यों नहीं जाती हो और अपने आसपास नए लोगों को क्यों नहीं देखती? जिसपे मिस वेन्यूरू कहती है नए लोग आखिर कौन, मुझे तो अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मिस्टर सोंगजे कहते हैं कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे सामने हूँ, ये कितना ही ज्यादा ऑब्वियस है। जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम दोनों एज अ फ्रेंड काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एज अ कपल हम दोनों बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे और मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड ही बनकर रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वेन्यूरू के फोन पर मिस्टर जिनशन की कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ अपनी मॉम को देखने के लिए। जहाँ वो कहते हैं कि मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ। जिसने मिस वेन्यूरू कहती है कि आप भी हॉस्पिटल में ही हैं, तो फिर आप कहाँ पर है? और जैसे ही वो मुड़कर देखती है मिस्टर जिनशन वहीं पर खड़े होते हैं। जिसके बाद वो उनके पास आ जाते हैं और मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसपे मिस्टर जिनशन उन्हें बताते हैं कि मैं यहीं से गुजर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसपे वो कहती है कि क्या कर रही होती, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातचीत कर रही हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि सच में ऐसा ही है। जिसमें मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मिस्टर सोंगजे आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम हमेशा ही एक मैरिड वुमेन के आसपास घूमते रहते हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? जिसपे मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ और मुझे इंतजार है उसके दोबारा शादी करने का। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ? तो तुम्हें ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। जिसपे मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि आखिर तुम किस हद से इस तरीके से बात कर सकते हो? पिछले 5 सालों में तुमने एक बार भी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है और हमेशा ही तुमने उसे परेशान किया है और हमेशा ही उसे दुखी करा है। तुम इस लायक नहीं हो और ना ही तुम उसके काबिल हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वेन्यूरू अपनी मॉम के पास जाती हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम अब जल्द से जल्द आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको जहाँ कहोगी वहाँ पर ट्रेवल के लिए लेकर चलूंगी। जहाँ पर उनकी मॉम उनसे कहती है कि अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कहीं पर भी जाऊँ। तभी मिस्टर जिनशन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तभी जहाँ पर मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर आंटी से कुछ बात करना
चाहता हूँ। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं, क्या आंटी मिस वैन यूरू 5 साल पहले शेन यी के नाम से जानी जाती थी? क्या हुआ था 5 साल पहले? जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, क्या आप मुझे इस बारे में और कुछ बता सकती हो? जिसपे उनकी मॉम कहती है कि हाँ, 5 साल पहले वैन यूरू एक आग में फंस गई थी और जब इसे आग से बचाकर हॉस्पिटल लेके जाया गया इमरजेंसी के लिए, तब इसे बड़ी मुश्किल से होश आया और जब इसे होश आया तो इसे अपने पास्ट की कोई भी बात याद नहीं थी। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं, और अगर ऐसा है तो आखिर आपने इसका नाम क्यों चेंज करा? जिसपे उनकी मॉम बताती है कि वैन यूरू के अंकल एक काफी बड़े गैम्बलिंग डेप्ट थे और उन्होंने अपने डेप्ट्स को पूरा करने के लिए शेन यू को बेचने की कोशिश करी थी, इसीलिए हमने उसका नाम बदल दिया था और अपनी रहने की जगह भी चेंज कर दी थी ताकि कि हम इसे बचा सके और इसे हमेशा खुश रख सके। जो देखकर मिस वैन यूरू काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम, आखिर आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी मदद कर सकती थी। जिसपे वो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा ही खुश रहे। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम आ जाना। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। और थोड़ी ही देर में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिनशन और मिस वैन यूरू एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो मिस वैन यूरू से कहते हैं कि तुम ये वाली डिश ट्राई करो, मुझे याद है कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा चिली ऐड करी है। जिसके बाद वो उन्हें देखने लगते हैं। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मेरे फेस कुछ लगा हुआ है? जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया हो। जिसपे वो कहते हैं कि हमारी शादी के 5 सालों में आपने काफी कम बार मेरे साथ बैठकर खाना खाया है। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मिस वैन यूरू कहती है कि ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारी किस्मत की ही ट्रिक्स थी। जिसमें वो कहते हैं कि तुम वैन यूरू हो या फिर शैनी, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदली है और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत न करूं और तुम्हें हमेशा खुश रखूं। जिसपे मिस वैन यूरू उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि शायद मुझे कभी भी कुछ याद ना आए? जिसपे वो कहते हैं कि जैसे कि तुमने खुद ही कहा है कि पास्ट की चीजें अब जैसे कि वो पास्ट है तो हमें उसे भूल ही जाना चाहिए और अब हम लोग दोबारा से एक दूसरे से प्यार करेंगे और नई मेमोरीज बनाएंगे। जिसपे मिस वैन यूरू कहती है, क्या सच में नई मेमोरीज? जहाँ मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब जैसे कि हम दोनों एक साथ हैं तो हमारा हर दिन हमारे लिए एक नई मीनिंग लेकर आएगा। जिसपे वो कहती हैं कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देखते हैं मिस वैन यूरू अपने घर पर होती हैं, तभी मिस्टर जिनशन की सिस्टर मिस मैनुअल वहाँ पर आ जाती हैं और मिस वैन यूरू उन्हें देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ पर वो उनसे कहती हैं कि ये मेरे भाई का घर है, मैं जब मर्जी चाहे यहाँ पर आ सकती हूँ। जिसके बाद वो सोफा पर बैठ जाती हैं और मिस वैन यूरू से कहती हैं कि मेरा भाई कहाँ पर है? जहाँ पर वो उनसे कहती है कि वो ऑफिस गया है और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो जाकर वहीं पर मिलो। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनसे कहती है कि तुम वापस क्यों गई थी और अब यहाँ पर क्यों आई हो? जिसपे वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना होना चाहिए। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा इन बातों से मतलब है क्योंकि ये मेरे भाई की लाइफ है। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसपे वो कहती है कि ऐसा तो काफी लोग कहते हैं कि वो मेरे भाई से प्यार करते हैं, तो तुम्हारे प्यार में ऐसा क्या स्पेशल है? जिसके बाद वो उनसे कहती है, वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, कोई पर्सन है जिससे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस सूटियान को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अंदर आ जाओ, मेरा भाई घर पर नहीं है। जिसके बाद मिस सूटियान अंदर आती हैं और मिस वैन यूरू से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मिस वैन यूरू उनसे हाथ नहीं मिलाती हैं और कहती हैं कि मेरा नाम वैन यूरू है। जिसके बाद वो कहती हैं कि मिस्टर जिनशन ने कहा था कि मैं तुम्हारी जैसी दिखती हूँ और अब तुम्हें देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं, क्या सच में तुम्हें इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है मेरी जगह पर रहने की? जिसको वो कहते हैं कि आज हम लोग पहली बार मिले हैं, तो क्या सच में तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे? जिसपे मिस वैन यूरू उनसे कहते हैं कि मैं इसी तरीके से बात कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों को ही पता है कि तुम किस इंटेंशन से यहाँ पर आई हो, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद मिस मैनुअल उनसे कहती है कि आखिर तुम मिस सूटियान से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? जिसपे वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसपे वो कहती है कि ये बात मैं अपने भाई से भी कह सकती हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल जाओ और जाकर कह देना और इसको भी अपने साथ लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस मैनुअल और मिस सूटियान मिस्टर जिनशन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिस मैनुअल अपने ब्रदर से कहती हैं कि ब्रदर आज आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है? जिसपे वो उन्हें बताती है कि आज मिस सूटियान को लेकर आपके घर पर गई थी, जहाँ पर सिर्फ वैन यूरू मौजूद थी और इससे पहले कि हम लोग उससे कुछ कह पाते उसने हम दोनों को टफ टाइम देना स्टार्ट कर दिया। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि तुम सच में इसको लेकर मेरे घर पर गई थी, वो भी मेरी बगैर परमिशन के? जिससे वो कहती हैं हाँ तो क्या हो गया? जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी आउटसाइडर को मेरे घर पर लेकर जाने की? जिसपे मिस सूटियान उनसे कहती हैं कि तुम्हारी नजरों में क्या सच में
मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ, जिसपे मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम एक आउटसाइडर हो। तभी मिस मैन्युअन उनसे कहती है कि आखिर तुम सुजियन से ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इसे पसंद करते हो तो तुम इसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। जिसपे मिस मैन्युअन उनसे कहती है कि तुम इसे होटल भी लेकर गए थे अपने साथ, और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए। जिसपे मिस्टर जिनशन इनसे कहते हैं कि तुम खुद इससे पूछो कि होटल में क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। जिसमें मिस सुजियन कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि आज के बाद मेरे घर जाने से पहले मुझसे परमिशन ले लेना, और तुम दोनों को मेरे घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने घर पर वापस आ जाते हैं और वो मिस वैन यूरू के लिए एक फ्लावर बुके लेकर आते हैं, जहाँ पर मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि आज तुम काम से इतना जल्दी वापस कैसे आ गए हो। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया हूँ। जिसपे वो कहती है कि अगर तुम्हारे कोवर्कर्स को पता चला कि आजकल तुम इतनी जल्दी घर पर जा रहे हो तो उन्हें काफी अजीब लगेगा। जिसपे वो कहते हैं कि उन लोगों को कैसा लगता है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैन्युअल और सुदियन आज यहाँ पर आई थी। जिसपे वो कहती है कि हाँ वो लोग यहाँ पर आई थी और मेरी कंप्लेंट करने के लिए तुम्हारे पास गई थी। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरी बात पे यकीन करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे अपने आसपास सिर्फ इसलिए रख रखा था क्योंकि वो तुम्हारी जैसी दिखती थी। जिसपे वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आपने ऐसा क्यों करा होगा। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, अब हम लोगों को अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ कि आप ये किस तरीके से करेंगे। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उन्हें किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देखते हैं मिस वैन यूरू अपने घर में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती हैं, और जैसे ही वो टेबल पर ब्रेकफास्ट रखती हैं तभी उनके फोन पर एक कॉल आती है, जिसमें मिस्टर जोंग उनसे कहते हैं क्या तुम मुझे देखने के सिटी हॉस्पिटल आ सकती हो। जहाँ पर मिस वैन यूरू उनसे कहती है हॉस्पिटल, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है और मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जिसपे वो कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। जिसपे मिस वैन यूरू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। जिसके बाद वो फौरन वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जहाँ वो उनसे कहती है कि सोंगजे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे हॉस्पिटल देखने के लिए जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिया है, तुम इसे खा लेना। जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जिनशन सोचने लगते हैं कि ये सोंगजे तो बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक गया है, आखिर मुझे कब इससे छुटकारा मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वैन यूरू हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पर मिस्टर सोंगजे एडमिट होते हैं और वो उनसे जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुम्हारे कहाँ चोट लगी है। जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि मैं अपनी बाइक चला रहा था, तभी एक कार ओवर स्पीड में आई और हम दोनों का क्रैश हो गया। जिस पर वो कहती हैं कि बाइक रेसिंग ही काफी ज्यादा खतरनाक करियर है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए। जिसपे मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं लेकिन तुमने मुझसे पहले ये नहीं कहा था। जिस पर वो कहती हैं तो फिर मैंने तुमसे पहले क्या कहा था। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मेरे लिए अभी बहुत से मौके आएंगे जब मैं कार रेस जीतूंगा और अपना करियर आगे बढ़ा सकता हूँ। जिस पर वो कहती हैं क्या तुम्हें सचमुच अभी भी ये सारी बातें याद हैं। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम जो कुछ कहती हो और जो कुछ करती हो वो सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो तुम मुझसे ही प्यार करती और हम दोनों हमेशा साथ होते। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। जिसके बाद मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। तभी मिस्टर सोंगजे कहते हैं कि नहीं, इसे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि इसे मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर चेक करने के लिए आया है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस्टर जिनशन ऐसे कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम थोड़ी देर चुप रहो तो कितना ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगजे अपने हाथ में दर्द का बहाना करते हैं और मिस वैन यूरू से कहते हैं क्या तुम जल्दी से मेरे लिए डॉक्टर लेकर आ सकती हो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसपे मिस वैन यूरू कहती है कि हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आती हूँ, और वो बाहर से चली जाती है। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि वैन यूरू यहाँ से जा चुकी है, अब तुम अपनी एक्टिंग बंद कर सकते हो। तभी मिस्टर सोंगजे कहते हैं कि हाँ, अगर मैं एक्टिंग कर भी रहा हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, कम से कम मैं ये देख सकता हूँ कि वैन यूरू मेरे बारे में चिंता करती है। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जहाँ वो कहते हैं कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, बस मैं यही चाहता हूँ। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना ही अकेलापन महसूस हो रहा है तो मैं अपने सचिन से कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए पूरी 3 लड़कियों का इंतजाम करा देगा। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे 3 नहीं, सिर्फ 1 लड़की चाहिए, अच्छा होगा तुम वैन यूरू को डिवोर्स दे दो और वो मुझसे शादी कर ले। तभी मिस्टर जिनशन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इतनी देर में मिस वैन यूरू वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हॉस्पिटल है और उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि उसने पहले मुझे प्रोवोक किया था। जिसपे मिस्टर सोंगजे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो खुद एक पेशेंट हूँ और रेट भी नहीं सकता, मैं इसे कैसे प्रोवोक कर सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर मिस्टर सोंगजे को चेक करते हैं और मिस वैन यूरू कहती है कि अब मेरी फ्रेंड की तबीयत कैसी है। जिसपे डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप इनके आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाकर रहिए
सकें क्योंकि ये इमोशनली काफी ज्यादा परेशान है। जिसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है। तभी डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस वैन यूरू मिस्टर सॉन्गजे से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। जिसपे मिस्टर सॉन्गजे कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है, तो क्या तुम मुझे वॉक के लिए बाहर लेकर चल सकती हो। जिसके बाद मिस वैन यूरू उन्हें लेकर बाहर वॉक के लिए चली जाती है, जहाँ मिस्टर सॉन्गजे उनसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कहाँ पर मिले थे। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, हम हॉस्पिटल के नीचे पहली बार मिले थे और तुम कितने ही ज्यादा उदास बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे वो दिन याद है और आपने मुझे किस तरीके से इनकरेज किया था अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तभी मिस्टर जिनशन मिस वैन यूरू से कहते हैं कि लाओ मैं इसकी व्हील चेयर को पुश करता हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनकी व्हील चेयर को पुश करने लगते हैं। कभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिनशन और मिस वैन यूरू अपने घर पर वापस आ जाते हैं और वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। जहाँ पर मिस वैन यूरू उनसे बोलती हैं कि आज आपका मूड काफी ज्यादा खराब था। जिसके बाद मिस वैन यूरू उनसे कहती हैं कि आज आपका मूड पूरे दिन काफी ज्यादा खराब था। जिसके बाद मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्योंकि तुम हमेशा उससे बात करती रहती हो। तभी मिस वैन यूरू कहती हैं क्या आप सॉन्गजे से जेलस। जिसको वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल आप उससे जेलस हैं इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, फिर मैं उसके लिए एक लंच बॉक्स तैयार करती हूँ और उसे देने के लिए खुद जाऊंगी। तभी मिस्टर जिनशन कहते हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए 2 केयर टेकर हायर कर लेता हूँ और तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस वैन यूरू कहती हैं तो फिर आप मानते हैं ना कि आप जेलस हैं। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में और ज्यादा फोकस रहो। जिस पर वो कहती हैं कि क्या मतलब हमारे बारे में। जिस पे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। जिस पर वो कहती हैं क्या सच में आपसे ही किसने कहा कि मैं आपके साथ बेबी प्लान करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं अगर मेरे साथ बेबी नहीं प्लान करना चाहती तो फिर किसके साथ करना चाहती हो। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगते और वो दोनों अपनी जिंदगी काफी खुशी से बिता रहे होते हैं। तभी एक दिन हम देखते हैं मिस्टर जिनशन अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि मिस सूचियान आपसे मिलना चाहती हैं और वो आपसे आखिरी बार मिलकर आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जिसपे मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ ठीक है उसे अंदर भेज दो। जिसके बाद मिस सूचियान अंदर आती हैं और मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि जब मैंने तुमसे यहाँ पर आने के लिए मना करा था तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जहाँ पर मिस सूचियान उन्हें बताती है कि मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि काश मैं अपनी जिंदगी को दोबारा पीछे मोड़ सकती। जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुमने किस तरीके से मेरी आंखों में देखकर मुझसे कहा था कि मैं बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हूँ। जहाँ पर मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ पास की बात है और अच्छा होगा कि हम दोनों इतनी ही आसानी से अलग जाए और वैसे भी अब मुझे यही मिल चुकी है तो मुझे अपनी जिंदगी में और किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मिस सूचियान उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे नहीं मिले मैं जब तक गिव अप नहीं करूंगी जब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बना लेती, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। जिसपे वो कहते हैं कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में कभी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। जिसके बाद उनसे कहते हैं ये बात कैसी रहेगी कि मुझे पता है तुम्हारे फादर के ऊपर 300,000 का गैम्बलिंग डेब्ट है, अगर मैं तुम्हारे को वो पैसे दे दूं और तुम कभी मेरी जिंदगी में लौट के ना आओ तो ये कितना सही रहेगा। जिसपे मिस सूचियान उनसे कहती हैं कि तुम चाहे कुछ भी कह लो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे जो कुछ हो जाए और आज तुमने जो कुछ मुझसे कहा है इसके लिए तुम्हें रिग्रेट फील होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस वैन यूरू ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं और मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि आओ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस वैन यूरू कहती हैं कि मैं अभी एक सूप लेकर और आती हूँ और जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ती हैं उन्हें काफी जोर से चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उनसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं जहाँ मिस वैन यूरू बेहोश होती हैं और मिस्टर जिनशन उनके पास बैठे होते हैं और जैसे ही उन्हें होश आता है मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि फाइनली तुम जाग गई हो। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती हैं कि आखिर मुझे क्या हुआ है। जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि हम दोनों बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। जहाँ वो कहती हैं क्या सच में। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उन्हें उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं क्या सच में। और मिस वैन यूरू ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती हैं। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम दोनों को जरा से भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जिसपे मिस वैन यूरू कहती है कि हाँ ठीक है। तभी मिस्टर सॉन्गजे भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस वैन यूरू से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ मिस्टर सॉन्गजे उन्हें बताते हैं कि मुझे नर्स ने बताया कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जहाँ वो कहती है कि मैं ठीक हूँ पर मैं अभी अभी मॉम बनी हूँ। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ ऑलरेडी 3 मंथ्स। जिसके बाद मिस्टर
जिनसेन मिस्टर सॉन्ग जैसे कहते हैं कि तुम मिस वैन यूरू के काफी ज्यादा क्लोज हो, तो जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। तभी मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा और बल्कि मैं उस बच्चे का गॉड फादर भी बनूंगा। जहाँ पर मिस्टर जिनसेन कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं मानेगा। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, आखिर तुम दोनों मिलते ही इतनी ज्यादा बहस क्यों करने लगते हो? ऐसा लगता है जैसे कि तुम पास्ट लाइफ के दोनों ही कोई दुश्मन हो। जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा अलग हैं। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए सोना है, मुझे काफी नींद आ रही है। तभी मिस्टर जिनसेन उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम आराम करो। मैं और मिस्टर सॉन्ग बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और मिस्टर जिनसेन मिस्टर सॉन्ग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम मिस वैन यूरू के लायक नहीं हो और तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, मिस वैन यूरू के दिल में जो तुम्हारी जगह है वो कभी भी कोई नहीं ले सकता, चाहे तुम कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो। जिसमें मिस्टर जिनसेन कहते हैं जैसे कि तुम्हें ये सारी बातें पता है तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जिसमें वो कहते हैं कि हाँ मैं उसका पीछा ही छोड़ना चाहता हूँ और उसको भुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे आने वाली जिंदगी में कभी पता चला कि तुमने उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई है या तुमने उसे हर्ट कराया तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और तुम दोबारा उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जिससे मिस्टर जिनसेन कहते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैंने उसे ढूंढा है और मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मिस्टर जिनसेन उनसे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी अपनी खुशियाँ जल्द से जल्द मिल जाएंगी और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सूजियान डॉक्टर के पास बैठी होती है और उनसे कहती है कि डॉक्टर मेरे टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, कि उसमें क्या आया है? जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, इससे हमें पता चला है कि तुम्हारे ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती। जो सुनकर मिस सूजियान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है? जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है और आजकल के यंगस्टर तो वैसे भी बच्चे नहीं चाहते हैं और वो हमेशा ही अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड से ये बात पहले ही क्लियर कर ले और बच्चे को अडॉप्ट कर ले। जिसको वो कहती है क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? जिसको वो कहते हैं कि नहीं, ये काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तभी हम देखते हैं डॉक्टर के असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि मिस्टर लू जिनसेन आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी मिस्टर जिनसेन अंदर आ जाते हैं और वो मिस सूजियान को देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं सिर्फ यहाँ पर चेकअप करने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसमें मिस्टर जिनसेन उन्हें बताते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं यहाँ पर डॉक्टर से बात करने के लिए आया था कि अब हमें कैसे और क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस सूजियान उनसे कहती है कि सच में वैन यूरू प्रेग्नेंट है तो क्या तुम मुझे उससे मिलवाने के लिए ले चल सकते हो? जहाँ पर मिस्टर जिनसेन कहते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ को एक स्ट्रेंजर से मिलना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि अगर आप बिजी हैं तो मैं अपने असिस्टेंट को बाद में आपसे मिलने के लिए भेज दूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सूजियान डॉक्टर से कहती है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तभी मिस सूजियान उनसे कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर लू जिनसेन की वाइफ मिस वैन यूरू किस रूम में ठहरी हुई है? जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, ये पर्सनल डिटेल है, हम इस तरीके से किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता है। तभी मिस सूजियान उनसे कहती है कि अभी चाहे हम दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हो लेकिन पहले हम दोनों फ्रेंड्स थे और अब वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसे पर्सनली मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि मिस वैन यूरू कौन से रूम में रुकी हुई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वैन यूरू मिस्टर जिनसेन से फोन पर बात कर रही होती है। जहाँ पर मिस्टर जिनसेन उनसे कहते हैं कि अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा असिस्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल से घर लेकर जाएगा और तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जहाँ पर मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान रखो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। तभी मिस्टर जिनसेन कहते हैं कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है और मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। जिसको वो कहती है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस सूजियान वहाँ पर आ जाती है और मिस वैन यूरू उन्हें देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मिस सूजियान उनसे कहती है कि मुझे सुनने में आया है कि आप प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने के लिए आई हूँ। तभी मिस वैन यूरू उनसे कहती है कि इस सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस सूजियान उनसे कहती है कि मेरे पास भी एक गुड न्यूज है तुम्हें देने के लिए। जहाँ वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या गुड न्यूज है? तभी मिस सूजियान उन्हें बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ मिस्टर जिनसेन के बच्चे के साथ। ये सुनकर मिस वैन यूरू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वैन यूरू अपने घर पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिनसेन आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि काफी रात हो चुकी है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? तभी मिस वैन यूरू उन्हें बताती है कि आज दोपहर में मिस सूजियान मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। जहाँ वो कहते हैं कि वो तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी? जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने मुझे बताया है कि वो भी प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे के साथ। जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो उसे कभी टच भी नहीं किया है। जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं
तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने सिर्फ उसे अपने पास इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वो मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत याद दिला दिया करती थी। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी जैसी दिखती थी इसीलिए आप उसे लेकर होटल गए थे, क्योंकि वो मेरी जैसी दिखती थी इसीलिए आपने उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, और वो मेरी जैसी दिखती थी इसीलिए शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। जिसपे मिस्टर जिनशन कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है और प्लीज आज आप गेस्ट रूम में जाकर सो जाना। जिसके बाद मिस्टर जिनशन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम जाकर आराम करो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन मिस सूजियान को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था कि तुमने वैन यूरो को बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करने ही वाले हो, मैंने उसे सिर्फ ये बात इसीलिए बताई है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो मैं उसे खुश कैसे देख सकती हूँ। जब मैं दुखी हूँ तो उसे भी दुखी ही होना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर हम सब अडल्ट हैं, तो हम सबके बीच में जो कुछ हो वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती हूँ, और अगर मुझे अपनी जिंदगी में हार देखनी पड़ेगी तो मैं उसे भी जीतने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देखते हैं मिस्टर जिनशन ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर लगा रहे होते हैं। तभी मिस वैन यूरी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है क्या तुम्हें अभी तक अपने काम पर नहीं होना चाहिए था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन रेसिपी फॉलो करके तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम्हें मैं ऐसा नाश्ता रोज बनाकर खिला सकता हूँ, तुम इसे टेस्ट कर देखो कि ये कहता है। जिसके बाद मिस वैन यूरी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। जहाँ पर मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हारे लिए भी रोज बनाऊं। जहाँ पर मिस वैन यूरी उनसे कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने लिए खुद ही पॉरिश बना सकती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम अभी भी सूचियान वाली बात पर मुझसे नाराज हो। जहाँ पर वो कहती हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं तुम मेरी बात का बिलीव करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने काम पर चले जाओ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ और मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। जिसपे मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, आराम से सोच सकती हो और मैं शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस वैन यूरी के फोन पर उनकी मॉम की कॉल आती है और वो उनसे कहती है कि मुझे नर्स ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे आखिर क्यों नहीं बताई। जिससे वो कहती है कि मॉम आजकल काफी कुछ चल रहा है, मैं आपको नहीं बता पाई। तभी उनकी मॉम कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी अपनी फैमिली है इसीलिए अब तुम्हें अपनी मॉम के बारे में कोई ख्याल नहीं है। जिससे वो कहती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज हॉस्पिटल आकर आपसे मिलूंगी। जिससे वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आओ। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस वैन यूरी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं। तभी वहाँ पर उन्हें मिस सूटियान मिल जाती हैं जो उन्हें देखकर कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम दोनों दोबारा से मिल गए हैं। जिसपे मिस वैन यूरी कहती है कोइंसिडेंस अनफॉर्चुनेटली। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वो उनसे कहती है कि मुझे तुमसे बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। तभी मिस वैन यूरी कहती है कि अगर तुम्हें इस तरीके की कोई बात करनी है तो तुम्हें मिस्टर जिनशन से करनी चाहिए, मुझे तुम्हारे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। जिसपे वो कहती है कि आखिर तुम्हें हमारे मैटर से कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स तुम मिस्टर जिनशन को इतना ज्यादा प्यार करती हो तो उनका जो भी मैटर है वो सब तुमसे रिलेटेड तो हो गई, तो मुझे तुमसे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसपे वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती हो। जहाँ वो कहती है कि ऑफ कोर्स हम दोनों मदर्स हैं तो हम दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पर मिस वैन यूरी कहती है कि हाँ बताओ तुम क्या बात करना चाहती हो। तभी मिस सूजियान उनसे कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, चलो हम कहीं पर अकेले में बात करते हैं। जिसके बाद मिस वैन यूरी उन्हें स्टेयरकेस के पास एक शांत जगह पर लेकर जाती हैं और कहती हैं कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तभी मिस सूजियान उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिसपे मिस वैन यूरी कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुमने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा और तुम मेरे और मिस्टर जिनशन के बीच में लड़ाई करवाना चाहती हो, आखिर इससे क्या मतलब बनता है। जिसपे मिस सूजियान कहती है कि सिर्फ लड़ाई नहीं, मैं इससे भी ज्यादा कुछ चाहती हूँ। जिसपे वो कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तभी मिस सूजियान उन्हें बताती है कि मैं अकेली खुश नहीं हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें भी कुछ नहीं रहने दूंगी। आखिर जो कुछ मैंने झेला है वो सब कुछ मैं तुम्हें भी सफर करवाऊंगी, तुम सभी को मैं अपने साथ हेल में लेकर जाऊंगी। जिसके बाद मिस वैन यूरी उनसे कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं मिस सूजियान उनका गला दबाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ, अगर तुम मर गई तो मिस्टर जिनशन मुझसे ही प्यार करेंगे। जिसके बाद मिस वैन यूरी बेहोश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस वैन यूरी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मिस्टर जिनशन उनके पास बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस वैन यूरी को होश आ जाता है और होश में आते ही वो मिस्टर जिनशन से पूछती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद मिस्टर जिनशन उन्हें बताते हैं कि सूटियान ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी लेकिन नर्स ने ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें टाइम पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट मिल गया है, जिसकी वजह से अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। मैं काफी ज्यादा डर गया
दिया था, जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर जिनशन से पूछती है कि सूजियान अब कहाँ पर है, जहाँ पर मिस्टर जिनशन उन्हें बताते हैं कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और वो उसे अरेस्ट कर ले गई है। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। जिसके बाद मिस वेन्यूरू कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिनशन उनसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, अगर तुम्हें होश नहीं आता तो फिर मैं क्या करता। जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो मिस्टर जिनशन से पूछती है हमारे बच्चे का क्या, वो कैसा है। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि हमने तुम्हें बिल्कुल ठीक टाइम पर ढूंढ लिया था, तो बच्चे को कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं मिस वेन्यूरू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो मिस्टर सोंगजे को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हुई हूँ, लेकिन तुम मुझे देखने तक नहीं आए हो। जिसपे मिस्टर सोंगजे उनसे कहते हैं कि मुझे डर था कि तुम्हारा पार्टनर को बुरा लग सकता है, इसीलिए उसे किसी तरीके का कोई बेकार का शक ना हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। जिसपे मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। जिसपे मिस्टर सोंगजे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आज मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है क्योंकि मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। तभी मिस वेन्यूरू उनसे कहती है कि गुड बाय क्यों कहना चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे मिस्टर सोंगजे उन्हें बताते हैं कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, वहाँ पर काफी सारे रेसिंग इवेंट होने वाले हैं जो कि मेरे करियर के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसपे मिस वेन्यूरू कहती है तुम कब जा रहे हो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए आऊंगी। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे सेंटिमेंटल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे वो उनसे कहते हैं तुम परेशान मत हो, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। जिसपे मिस वेन्यूरू कहती है कि हाँ ठीक है, ये फिर डील रही। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी मिस वेन्यूरू अपने मन में बोलती है सोंगजे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी कुछ दिन बाद हम देखते हैं मिस्टर जिनशन और मिस वेन्यूरू अपने घर में एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन से कहती है कि मेरी मॉम कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है, हमें उनका फेवरेट कुछ खरीदना चाहिए। जिसपे वो उनसे कहते हैं ठीक है, तुम डिसाइड कर लो कि हमें क्या खरीदना चाहिए, तो मैं अपने असिस्टेंट से कहकर वो तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। जिसपे वो कहती है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन से पूछती है कि बहुत दिन से मैंने मैन्यून के बारे में नहीं सुना है, आखिर वो कहाँ पर है। जहाँ पर मिस्टर जिनशन उन्हें बताते हैं कि मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया है पढ़ाई करने के लिए। जहाँ वो कहती है क्या सच में तुमने उसे अब्रॉड भेज दिया है, ये सब कुछ कब हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि जिस दिन वो सूजियान को लेकर तुमसे मिलने के लिए आई थी, ये सब कुछ मैंने उसी दिन से प्लान करना शुरू कर दिया था और मैंने उसे उसके बाद अब्रॉड भेज दिया था। जहाँ वो कहती है लेकिन वो तुम्हारी बहन है, तुम ऐसे कैसे उसे अब्रॉड भेज सकते हो। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ वो मेरी इकलौती बहन है और मेरी फैमिली में सिर्फ वही बाकी है, इसीलिए मैंने उसे अब्रॉड भेजा है, जबकि मुझे उसे जेल भेजना चाहिए था। जहाँ वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर मिस्टर जिनशन कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब तक हम तीनों एक साथ हैं हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस वेन्यूरू मिस्टर जिनशन को आई लव यू बोलती है और मिस्टर जिनशन भी उन्हें आई लव यू टू बोलते हैं। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।